नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल में। आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं एक और नई जानकारी तथा नई वीडियो के साथ। यह वीडियो भी काफ़ी रोचक होने वाली है। कल हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे, आज की वीडियो की भी टॉपिक वही है, यानी मृच्छकटिक ही आज का टॉपिक है। लेकिन आज हम दूसरी विषय में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगी जो लोग हमसे जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, यूं ही ज्ञानवर्धक रोचक वीडियो आपको मिलता रहेगा। आज का वीडियो भी काफ़ी खास है। जैसे कि हमने कल मृच्छकटिक को साहित्य दर्पण के अनुसार साहित्य दर्पण के जो छठे परिच्छेद में प्रकरण का जो लक्षण दिया गया है, उन्हीं लक्षणों के नियम को मृच्छकटिक में हमने घटित किया था। कैसे मृच्छकटिक एक प्रकरण कहलाता है ये हमने आपको बताया था। पर मृच्छकटिक एक प्रकरण होते हुए भी उसमें कुछ नियमों का उल्लंघन किया गया है। उसमें से कुछ का आलोचना, कुछ के विषय में विचार हम आपके सामने भी रखे थे। सभी विषयों को तो नहीं किया था कि मृच्छकटिक में यूं तो अनेक प्रकार के अनियमितता दिखाई जा सकती है, परंतु हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा आपके सामने रखे थे। उन्हीं बिंदुओं में से एक महत्वपूर्ण बिंदु थी कि शूद्रक की मृच्छकटिक में नामकरण के विषय में नामकरण के नियमों का उल्लंघन करते हुए कुछ हट के नामकरण रखा गया है। जहां प्रकरण का नामकरण नायक नायिका के अनुसार होना चाहिए, वहां प्रकरण का नाम मृच्छकटिक एक प्रकरण होते हुए भी उसका नामकरण षष्ठ अंक यानी छठे अंक के एक विशेष घटना के ऊपर आधार करके रखा गया है। तो मैं आपको बता दूं, यह वीडियो भी काफ़ी रोचक होने वाली है। इसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने आलोचना किया है। हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, और जब आपको वीडियो लगे कि यह किसी की काम आ सकता है तो आप उन लोगों तक पहुंचाएं, अपने मित्र और परिवारों तक पहुंचाएं। तथा जो भी इस चैनल में आज नए जुड़ेंगे उनसे मैं गुजारिश करूंगी कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर यह अच्छी लगे तो चैनल में जाकर और एक वीडियो कल अपलोड हुई है मृच्छकटिकम से रिलेटेड, आप जाकर उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करने जाएंगे। उससे पहले एक बार आपका फिर से सभी का धन्यवाद कहना चाहूँगी, और वीडियो को ध्यान से सुने। हमारी कोई त्रुटि अगर रह जाती है, उस त्रुटि को आप कमेंट के माध्यम से बताने की कृपा करें। तो चलिए मित्रों, शुरू करेंगे आज के विषय को। तो आज का विषय है मृच्छकटिक के नामकरण पर आधारित कुछ तार्किक विचारों का संक्षिप्त अध्ययन। आज का विषय है मृच्छकटिक के नामकरण पर आधारित कुछ तार्किक विचारों का संक्षिप्त अध्ययन। तो आप जान लिए होंगे कि ये वीडियो मृच्छकटिक पर है और मृच्छकटिक के नामकरण पर आधारित कुछ तर्क वितर्क के बारे में यहाँ विचार किया गया है। जैसे कि ऊपर लिखा है, यहाँ नीचे मृच्छकटिक के नामकरण का मुख्य बिंदु हम कुछ चर्चा कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं नामकरण के विषय में। किसी भी ग्रंथ का नामकरण आकर्षक होना अनिवार्य है। बिल्कुल, किसी भी ग्रंथ का नामकरण आकर्षक होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ग्रंथ का आकर्षक नाम ही उसका मुख्य परिचय देकर अध्येता को आकर्षित करने में विशेष रूप से सहायक होता है। हाँ, ग्रंथ का अगर नाम आकर्षक हो, ग्रंथ का नाम अच्छा हो, तो उससे अध्येता यानी पढ़ने वाले पाठक ज़्यादा से ज़्यादा आकृष्ट होकर उस विषय को, उस ग्रंथ को पढ़ने की इच्छा करते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ग्रंथ का नाम आकर्षक हो तो ये अध्येता को विशेष रूप से प्रभावित करता है। यानी कि हम निष्कर्ष में इतना ही कहेंगे कि ग्रंथ का नाम अगर आकर्षक होता है तो अध्येता इससे विशेष रूप से प्रभावित होता है। इससे विशेष रूप से प्रभावित होता है। इसलिए साहित्य दर्पण में विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में कहा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये वीडियो प्रकरण से रिलेटेड है। प्रकरण एक रूपक है, रूपक 10 रूपकों का हिस्सा है। तो साहित्य दर्पण में छठे परिच्छेद में नाट्यशास्त्र से संबंधित विषयों की चर्चा की गई है। तो हम यहाँ उसी के विषय में उल्लेख कर रहे हैं। कल से ही हम साहित्य दर्पण के बारे में बोल रहे हैं। मृच्छकटिक को उससे जोड़ कर मृच्छकटिक
मृच्छकटिक से उसका समन्वय करके आए हैं, कैसे मृच्छकटिक एक प्रकरण है, इसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं। तो इसीलिए साहित्य दर्पण में विश्वनाथ ग्रंथ के नामकरण के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि ये नाट्य शास्त्र से रिलेटेड है, नाटक का विषय, रूपकों का विषय है, तो हम यहाँ नाट्य शास्त्र से रिलेटेड जो विषय साहित्य दर्पण में कहा गया उसे प्रस्तुत किए हैं। तो इसीलिए साहित्य दर्पण में विश्वनाथ ने कहा, नाम कार्यं नाटकस्य गर्भित अर्थ प्रकाशकम, नाम कार्यं नाटकस्य गर्भित अर्थ प्रकाशकम, अर्थात नाटक का नाम गर्भित अर्थ को प्रकट करने वाला होना चाहिए। गर्भित अर्थ अर्थात जो रहस्यात्मक अर्थ, जो मुख्य कथा, जो नाटक की केंद्र बिंदु होती है, जो नाटक, जिसके लिए नाटक ही होता है, वैसे गर्भित अर्थ को प्रकाश करने वाला नामकरण होना चाहिए। ये तो नाटक की बात है, यह तो नाटक के नामकरण के विषय में कहा गया कि नाटक के गर्भित अर्थ को, मुख्य कथा को बताने वाले बिंदु को लेकर नामकरण करना चाहिए। ऐसा नामकरण हो जो कि नाटक में क्या रहस्यात्मक कथा है वो उसकी थोड़ी सी झांकी हमें देती हो। ये तो नाटक के नामकरण के विषय में कहा गया है। चलिए देखते हैं प्रकरण के विषय में विश्वनाथ का मत क्या है। प्रकरण जो कि 10 रूपकों में दूसरा भाग है और मृच्छकटिक इसी कोटि में आता है। और शूद्रक ने इस नियम को पालन किया या नहीं, हम ये भी देखेंगे आगे। तो प्रकरण के नामकरण के लिए साहित्य दर्पण में क्या कहा गया वो देखिए। प्रकरण के नामकरण के लिए साहित्य दर्पण में कहा गया, नायकाख्यानात् संख्या प्रकरण आदिषु, नायकाख्यानात् संख्या प्रकरण आदिषु, यानी कि प्रकरण का नामकरण तो नायक नायिका के अनुसार होना चाहिए। इस प्रकार यहाँ भी वसंत सेना या चारुदत्त के आधार पर नाम होना चाहिए था। ये हम मृच्छकटिक की बात कर रहे हैं, तो मृच्छकटिक के नायक चारुदत्त हैं, नायिका वसंत सेना है। तो क्योंकि विश्वनाथ तथा लक्षण ग्रंथकारों ने अपनी प्रकरण ग्रंथ के लक्षणों के विषय में ये कहा है कि प्रकरण का नाम नायक नायिका के अनुसार होना चाहिए, वैसे ही यहाँ भी इस मृच्छकटिकम में भी वसंत सेना या चारुदत्त के आधार पर नाम होना चाहिए था। परंतु शूद्रक ने इस नियम का उल्लंघन करते हुए षष्ठ अंक की एक प्रमुख घटना को आधार मानकर नाम रखा। क्या यह उचित है? इस विषय में आगे विचार किया जाएगा। अभी एक बार उस घटना पर नजर डाल लेते हैं जिसको केंद्र में रखकर मृच्छकटिक का नामकरण हुआ है। तो शूद्रक ने, हम पहले ही कल से बता रहे हैं कि शूद्रक नामकरण की दृष्टि में नियम का उल्लंघन किए हैं। तो ये कितनी दूर उचित है, यह नामकरण कितना दूर सही है, ये हम जानेंगे इस वीडियो में, तो हमारे साथ बने रहिए। तो क्यों उन्होंने छठे अंक के एक प्रमुख घटना को आधार बनाकर मृच्छकटिक का नामकरण किया, इसके बारे में भी हम चर्चा किए हैं, तो आगे अभी देखेंगे। तो उससे पहले हम एक बार उस घटना को ही देख लेंगे जिस घटना को आधार बनाकर मृच्छकटिक का नामकरण किया गया है। आइए मित्र देखते हैं, गौर से देखिए षष्ठ अंक की वो प्रमुख घटना इस प्रकार है। चारुदत्त का पुत्र अपने एक पड़ोसी के पुत्र की सोने की गाड़ी से खेलकर आया है और अपने घर वैसे सोने की गाड़ी खेलने को जिद कर रहा है। रदनिका उसे बहलाते हुए मिट्टी की गाड़ी देती है और उसको लेने से वह इनकार करता है। मित्रों, रदनिका आदि कौन है, इन सारे पात्र परिचय तो आप लोग भी जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं वो बिल्कुल घबराए नहीं, आगे मृच्छकटिकम से रिलेटेड ऐसी वीडियो अभी आती होंगी। तो सब सारे पात्रों के परिचय, मृच्छकटिक का भी एक सामान्य परिचय आपको फिर से मिलेगा। तो रदनिका, उससे अभी आप कहानी सुने। तो घटना इस प्रकार कि चारुदत्त का पुत्र अपने एक पड़ोसी के पुत्र की सोने की गाड़ी से खेलकर आया है और अपने घर वैसे ही सोने की गाड़ी से खेलने की जिद कर रहा है। रदनिका उसे बहलाते हुए मिट्टी की गाड़ी देती है और उसको लेने से वो इनकार करता है। जब रदनिका उसे वसंत सेना के पास ले जाती है, जब वो इनकार करता है तब रदनिका उसे वसंत सेना के पास ले जाती है। वसंत सेना को जब उसके रोने की वजह पता चलती है, वह प्रेम पूर्ण भाव से अपने सारे गहने उतारकर चारुदत्त के पुत्र को दे देती है।
चारुदत्त के पुत्र को दे देती है और चारुदत्त के पुत्र को देकर कहती है इनसे गाड़ी बनवा लो। तो यहीं पर जो मिट्टी की गाड़ी का प्रसंग आता है वही मृच्छकटिक का केंद्र बिंदु है। मृच्छकटिक मृत यानी मिट्टी की सकटिका यानी छोटी गाड़ी वर्णित है जिसमें ऐसा अर्थ मृच्छकटिकम से आता है। यानी कि मृच्छकटिकम का अर्थ क्या है? मिट्टी की छोटी गाड़ी वर्णित है जिसमें मिट्टी की छोटी गाड़ी मृत सकटिका जिसमें वर्णित है वह मृच्छकटिकम कहलाता है। तो इसी आपने देखा इसी घटना को आधार बनाकर कवि ने यहाँ रूपक यानी कि प्रकरण का नामकरण किया है। इस प्रकरण में इस घटना का प्रभाव और भी अधिक है। यहीं पे ये घटना खत्म नहीं होती है, इस घटना के प्रभाव से एक और घटना भी शुरू हो जाती है। तो देखिए इस प्रकरण में इस घटना का प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। कब न जब उक्त घटना का ज्ञान चारुदत्त को होता है तब वो विदूषक द्वारा गहने वापस देता है, परंतु किन्हीं कारणों से, वो सारे कारण भी हम मृच्छकटिक पढ़ने के साथ पढ़ेंगे लेकिन अभी यहाँ शॉर्ट से बता रही हूँ, परंतु किन्हीं कारणों से विदूषक उन्हें वसंत सेना को दे नहीं पाता है और यही आगे चलकर फिर चारुदत्त के मृत्यु दंड का कारण बना, क्योंकि इसी से चारुदत्त को अपराधी ठहराया जाता है। इस प्रकार मिट्टी के साथ गहनों का भी महत्व परिलक्षित होता है। यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। इस प्रकार मिट्टी के साथ गहनों का भी महत्व परिलक्षित होता है। तो आइए देखते हैं मृच्छकटिक के नामकरण पर इन घटनाओं का कैसे प्रभाव है वो जानते हैं और यह नाम कहाँ तक सही है विचार करते हैं। तो आइए मित्रों देखते हैं मृच्छकटिकम में नामकरण के मामले में एक घटना को क्यों प्राधान्य दिया गया। मृच्छकटिकम नामकरण में एक घटना को क्यों महत्व दिया गया। तो यहाँ एक विवादात्मक परिस्थिति पैदा हुई है। उस परिस्थिति को सुलझाकर हम इन घटना को प्राधान्य देने के कारण को विस्तार से निम्न में उल्लेख करेंगे। पहले उस विवादात्मक परिस्थिति को सुलझा देते हैं। एक शंका उठ रहा है नामकरण को लेकर, उस शंका को सुलझा के हम आगे जो घटनाक्रम को क्यों जरूरी समझा गया, क्यों प्राधान्य दिया गया नामकरण के मामले में, उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर वर्णित घटना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस प्रकरण का नाम सुवर्ण सकटिकम रखना चाहिए था। ऊपर हमने जो घटना देखा, जो छठा अंक का जो प्रमुख घटना हमने देखा ऊपर, उस घटना के आधार पर कुछ समालोचक ऐसे प्रश्न कर सकते हैं कि सुवर्ण सकटिकम भी तो मृच्छकटिकम का नाम हो सकता था, क्योंकि दोनों गाड़ी का वर्णन है, सोने की गाड़ी और मिट्टी की गाड़ी। तो इसलिए सुवर्ण सकटिकम यानी सोने की गाड़ी का नाम भी हम तो मृच्छकटिकम की जगह रख सकते थे। तो इसका उत्तर कैसे विद्वान प्रस्तुत करते हैं ये देखते हैं। इसका उत्तर यह है क्योंकि नाम आकर्षक होने के साथ साथ उत्कंठाजनक भी होना आवश्यक है। तो इस दृष्टि से मृच्छकटिकम इस नाम का औचित्य अधिक प्रतीत होता है, क्योंकि मृच्छकटिकम मिट्टी की गाड़ी, यह नाम सुवर्ण सकटिकम सोने की गाड़ी से अधिक उत्कंठा पैदा करती है। एक बार फिर इसका उत्तर यह है क्योंकि नाम आकर्षक होने के साथ साथ उत्कंठाजनक भी होना आवश्यक है। तो इस दृष्टि से मृच्छकटिकम इस नाम का औचित्य अधिक प्रतीत होता है, क्योंकि मृच्छकटिकम मिट्टी की गाड़ी, यह नाम सुवर्ण सकटिकम सोने की गाड़ी से अधिक उत्कंठा पैदा करती है। समझ लेते हैं इसका तात्पर्य। मतलब दोनों नाम को समालोचकों विद्वानों ने लिया और उसको देखा। आप लोग भी अपनी लॉजिक लगा सकते हैं, बुद्धि लगा सकते हैं। अगर चिंतन किया जाए, विचार किया जाए, उत्कंठाजनक नाम जरूरी है ग्रंथ के लिए, इस दृष्टि से विचार किया जाए तो मृच्छकटिकम और सुवर्ण सकटिकम, इन दोनों में मृच्छकटिकम ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि मृच्छकटिकम ज़्यादा उत्कंठा पैदा करता है। उत्कंठा का तात्पर्य है ज़्यादा से ज़्यादा आग्रह, मन ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित होना, मन का ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा होना, उत्कंठित हो जाना, है ना। उत्कंठा पैदा करने वाला नाम होना चाहिए ग्रंथ का,
यानी कि ग्रंथ का नाम ऐसा होना चाहिए जो हमारे मन को प्रेरित करे, उस जिस नाम से ही, नाम को सुनते ही हमारा मन प्रेरित हो, हमारी इच्छा प्रबल से प्रबल हो कि हम उस ग्रंथ को पढ़ें और पूरा पढ़ें। ऐसी ऐसी उत्कंठाजनक नाम होना चाहिए। तो अगर इस दृष्टि से विचार करें तो मृच्छकटिकम ज़्यादा उत्कंठाजनक लगता है। मृच्छकटिकम से और अब विचार कर सकते हैं, मृच्छकटिकम और सुवर्णशकटिकम, सोने की गाड़ी तो एक रूप से समझ में आती है, लेकिन मृच्छकटिकम मिट्टी की गाड़ी एक ऐसी बात हुई। मिट्टी की गाड़ी, आखिर मिट्टी की गाड़ी नाम देकर ग्रंथकार क्या कहना चाहता है? ये नाम सुनते ही हमें एक नई प्रकार की आग्रह, नई उत्कंठा जागृत होती है जिससे हम पढ़ें, मृच्छकटिकम पढ़ने को प्रेरित होते हैं। तो अधिक उत्कंठा जागृत करने के लिए मृच्छकटिकम और सुवर्णशकटिकम में मृच्छकटिकम ही ज़्यादा उचित नाम है और इसी को चुनकर शूद्रक ने कोई गलती नहीं की है, ऐसा विद्वानों का कहना है। मृच्छकटिकम मिट्टी की गाड़ी, यह नाम सुवर्णशकटिकम सोने की गाड़ी से अधिक उत्कंठा पैदा करता है, यह आपको ध्यान रखना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि इस नामकरण में घटनाक्रम को क्यों ज़्यादा महत्व दिया गया, क्यों घटनाक्रम का प्राधान्य रहा जबकि यह प्रकरण के नियम के खिलाफ है? तो इस बात को सिद्ध करने के लिए विद्वानों द्वारा अनेक कारणों को प्रस्तुत किया गया है। उनमें से कुछ निम्न में प्रदर्शित है। तो पहला कारण क्या है, देखिए, इस नाम से कवि का उद्देश्य वास्तविक जीवन को एक सीख देना है। जैसे कि दूसरों की उन्नति से ईर्ष्या एक दोष है, ऐसे दोषों के कारण मनुष्य को आपत्ति का सामना करना पड़ता है, जैसे मृच्छकटिकम में हुआ। मृच्छकटिकम पढ़ेंगे तो इसके घटनाक्रम को हम अच्छे से जान लेंगे। बस यहाँ इतना ही कहेंगे कि हो सकता है विद्वानों ने एक तर्क प्रस्तुत किया है कि हो सकता है इस ऐसे घटना को प्राधान्य देकर नामकरण करने का यह उद्देश्य रहा होगा कि वास्तविक जीवन में लोगों को कुछ सीख देना है, वास्तविक जीवन में लोग कुछ सीखें, यही कवि का उद्देश्य रहा होगा। क्योंकि हर कोई ग्रंथ अगर कोई सीख देता है ना तो उसका भी जो है वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हर दृष्टि से विचार करके लेखक का यही उद्देश्य रहा होगा, कवि का यह उद्देश्य रहा होगा कि इससे कुछ सीख मिल जाए तो सबका उपकार भी हो जाएगा। तो वास्तविक जीवन में सीख देना कवि का मुख्य उद्देश्य रहा होगा, ऐसा विद्वानों ने तर्क दिया है। क्या सीख देना रहा होगा ना, किसी दूसरे के, जैसे कि दूसरे की उन्नति से ईर्ष्या करना एक दोष है, यही सीख देना चाहता है कवि। इस घटना को प्राधान्य देते हुए ऐसा नामकरण करने का उद्देश्य यही है कि कवि एक वास्तविक जीवन में एक सीख देना चाहते हैं कि दूसरों की उन्नति से ईर्ष्या करना एक दोष है। दोष कैसे है न, यह ऐसे ईर्ष्या करने से मनुष्य को नाना प्रकार की आपत्ति का सामना करना पड़ सकता है, जैसे मृच्छकटिकम में हुआ है। एक छोटी सी घटना सिर्फ एक बच्चे के मामले में बता देती हूँ, वैसे तो ऐसे उदाहरण मृच्छकटिकम में आगे भी मिलेंगे। वही चारुदत्त के बेटे के बात को ले लीजिए, वही चारुदत्त के बेटे की बात को ध्यान में लाइए। चारुदत्त का बेटा कुछ पल के लिए पड़ोसी के बच्चे के खिलौने से खेल के आता है, सोने की गाड़ी से खेल के आता है, परंतु अपने घर में मिट्टी की गाड़ी देखकर असंतुष्ट हो जाता है, क्योंकि उसे ईर्ष्या होती है पड़ोसी के बच्चे के, पड़ोसी के जो बच्चा है उसके खिलौने से ईर्ष्या होती है। तो अपनी परिस्थिति उसकी कैसी होती है वास्तविक रूप में, वो असंतुष्ट होता है, वो नासाद होता है। तो ईर्ष्या करने से हमें सबसे पहली आपदा हमारे सामने यही आती है कि हम असंतोष हो जाते हैं, हमारी संतुष्टि दूर हो जाती है। फिर भी मानव समझता नहीं है, उसी असंतुष्टि में भी वो संतोष होता है। पता नहीं मानव या प्राणी को हम देखे हैं, हर कोई, हमें भी हो सकता है, कोई ईर्ष्या जैसे दोष से मुक्त नहीं है। तो प्राणी किसी से ईर्ष्या करके वो खुद को ही तकलीफ पहुंचाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है। नॉर्मली हमें लगता है कि हम उससे जल के हमें खुशी मिल रही है, हमें कोई खुशी नहीं मिलती है, हम तो खुद को ही तकलीफ पहुंचा रहे हैं। तो वास्तविक रूप में किसी से ईर्ष्या करना एक आपदाजनक परिस्थिति में हमको डाल सकती है। सबसे पहले तो हम असंतुष्ट हो जाते हैं, और उसके साथ ही जैसे कि चारुदत्त का पुत्र सोने की गाड़ी के लिए जिद किया और उसे बसंत सेना ने गहना थमा दिया, और उन गहनों
के चलते फिर आगे चलकर ऐसी परिस्थितियां सृष्टि होती है कि जिसके चलते चारुदत्त को ही मृत्यु दंड मिलने की परिस्थिति आ जाती है। तो किसी से ईर्ष्या करना बहुत बुरी बात है। यही सीख देने के लिए हो सकता है कभी ना इस घटना को प्राधान्य देकर मृच्छकटिकम का नाम रखा हो। वैसे ही कुछ विद्वानों के मत के अनुसार यह है कि मतानुसार दो प्रकार की गाड़ी की घटना आगामी प्रवहन विपर्यय की घटना को सूचित करती है, जो इस प्रकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अतः इस प्रकार इस नाम का कारण बन सकता है। ये घटना इस घटना को आपने ऊपर देखा, इसमें केवल मिट्टी की गाड़ी नहीं, सोने की गाड़ी का भी उल्लेख है। तो इसी घटना को प्राधान्य बनाकर हमने मृच्छकटिकम का नाम मृच्छकटिक हुआ है बोल के हमें पता चला है। और फिर मृच्छकटिक और सुवर्ण सकटिक का नाम भी हो सकता था, सुवर्ण सकटिकम नाम भी हो सकता था, किंतु इन दोनों में अधिक उचित मृच्छकटिक है, ऐसा हमने विचार करके सुलझा लिया है। तो इसी सुलझे हुए परिस्थिति में फिर यह कुछ विद्वानों का तर्क है कि दो प्रकार की गाड़ी का उल्लेख शायद इसलिए वो घटना को कभी महत्व दिया हुआ हो, क्योंकि उस घटना में जो है दो प्रकार की गाड़ी का उल्लेख है। और ये दो प्रकार की गाड़ी से हमें सूचना मिलती है कि आगामी समय में, आगामी अंकों में, मृच्छकटिक के आगामी अंकों में प्रवहन विपर्यय रूपी एक घटना घटित होने वाली है। मित्रों, उस घटना को भी हम विस्तार से जानेंगे जब हम मृच्छकटिकम को पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए मित्रों, अब हम तीसरा और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण कारण को जान लेते हैं। जो तर्क है, ये एक महत्वपूर्ण तर्क है जो बताता है क्यों शूद्रक ने घटनाक्रम को ही नामकरण के मामले में प्राधान्य दिया। तो देखिए क्या लिखा है, और यह तीसरा तर्क अति महत्वपूर्ण है। इस तर्क के अनुसार भास्कृत चारुदत्त नाटक मृच्छकटिक का एक मूल स्रोत है। समझ गए? मृच्छकटिक का मूल स्रोत भास्कृत चारुदत्त नाटक है। तो इसमें केवल 4 अंक है, कि इसमें भास्कृत चारुदत्त में केवल 4 अंक है। वहीं कहानी भी अधूरी है, कहानी इसकी अधूरी प्रतीत होती है। भास्कृत चारुदत्त की जो कहानी है वो अधूरी है। अधूरी होने के साथ साथ और क्या है इसमें देखते हैं। अधूरी प्रतीत होने के कारण विद्वानों ने इसे अपूर्ण माना है। विद्वान लोग इसको अपूर्ण मानते हैं। उनका कहना है, विद्वान लोग तर्क देते हैं कि इसमें कम से कम एक और अंक तो अवश्य रहा होगा जो कि अभी उपलब्ध नहीं है, अप्राप्त है। विद्वानों का मानना है कि मृच्छकटिक का मूल स्रोत जो भास्कृत दरिद्र चारुदत्त है, उसका तो कम से कम एक और अंक अवश्य रहा होगा, क्योंकि चौथे अंक तक कहानी अधूरी लगती है, लेकिन वो अधूरा हिस्सा अभी तक अप्राप्त है। तो जो अभी अप्राप्त है, इसलिए वो लोग अनुमान लगाते हैं। कौन? विद्वान लोग जो ये तर्क दे रहे हैं, वो अनुमान लगाते हैं क्या ना, चारुदत्त रूपक के जो अनुपलब्ध भाग है, चारुदत्त रूपक का जो अनुपलब्ध भाग है, उसकी कथानक कैसी हुई होगी? निश्चय ही मृच्छकटिक के 5वें अंक तक की कथा के साथ समान रही होगी। विद्वान कहते हैं कि मृच्छकटिक के 5 अंकों में जो वर्णित है, चारुदत्त के भी 5 अंकों में वही कथानक सेम टू सेम वर्णित हुई होगी। निश्चय ही दोनों एक समान हुए हैं, कथानक है। मृच्छकटिक के 5वें अंक तक की जो कथानक, एक पूर्ण कथानक का एक पूर्ण भाग प्राप्त होता है। लगता है कि हाँ, अगर मृच्छकटिकम 5 अंक में समाप्त हो जाता तो चलता। ये तो आगे शूद्रक ने 10 अंक तक लिया, बढ़ाया कहानी को, मिट्टी की गाड़ी, सोने की गाड़ी वगैरह वगैरह का उल्लेख करके और भी अच्छा रोचक बनाया। परंतु अगर 5 अंक में विषय वस्तु समाप्त हो जाए, कहानी समाप्त हो जाता, तो भी लगता कि हाँ, नाटक प्रकरण जो है समाप्त हुआ है, नाटक समाप्त हुआ है, रूपक समाप्त हुआ है, ऐसा हमें लगता। परंतु यही बात विद्वान लोग कहते हैं कि शायद हो सकता हो कि यही 5 अंक की वर्णना भास जी ने भी की होगी, यही 5 अंकों की कहानी भास जी ने भी लिखी होगी, परंतु वो भी 4 अंकों में प्राप्त है, 5वां अंक तो प्राप्त नहीं है। और हो सकता है उसका भी 5वां अंक यही मृच्छकटिक के कहानी के साथ समान रही होगी। तो हमें क्या पता चला इससे कि भास जी के चारुदत्त का कथानक और मृच्छकटिक का कथानक 5वें अंक तक समान है। यही इसका निष्कर्ष है। तो समान होने के बाद हम अब इसमें विद्वानों लोग ने इसमें क्या तर्क दिया है, विद्वानों ने देखते हैं। तो कहा कि
अगर ऐसी स्थिति मानी जाती है, कैसी स्थिति न शूद्रक का मृच्छकटिक और चारुदत्त के जो कथानक है, पांचों अंक के कथानक समान रहे होंगे और चारुदत्त का पांचवा अंक अभी अनुपलब्ध है, परंतु दोनों के कथानक समान है। ऐसी स्थिति मानी जाती है तो क्या साबित होता है कि इससे यह साबित होता है कि पांचवें अंक से आगे की घटना जो है मृच्छकटिक में, उसे शूद्रक ने अपनी कल्पना से प्रस्तुत की है। वह शूद्रक जी की अपनी स्वयं की कल्पना है। जो रूपककार शूद्रक हैं, जो प्रकरणकार हैं, जो ग्रंथकार हैं, ग्रंथ के कर्ता शूद्रक हैं, उनकी अपनी कल्पना इस परिस्थिति में हम अनुमान लगाएं, तर्क करें तो हमें पता चलेगा, विचार करें तो पता चलेगा छठे अंक से ही शूद्रक की कल्पना शुरू होती है। बाकी तो हमने देख लिया पांचवें अंक तक कहानी समान है दोनों में, तो फिर अगर एक ही कहानी को दोबारा से लिखते तो उस कहानी की कोई वैल्यू ही नहीं रहती, उसे कोई नहीं पढ़ता, बल्कि उसे तो एक कॉपी पेस्ट ही बोल देते। परंतु शूद्रक ने अपनी कल्पना छठे अंक से जोड़े हैं, ऐसा विद्वानों का मानना है, यानी कि पंचम अंक से आगे को शूद्रक ने अपनी कल्पना जोड़ी है। अगर इस कहानी को, इस तर्क को हम मानते हैं तो इस विचार के आधार पर ऐसा हमें लगता है कि शूद्रक की स्वयं की कल्पना छठे अंक में जो मिट्टी की गाड़ी वाली घटना आती है ना, वो शूद्रक की स्वयं की कल्पना है। अगर शूद्रक ने इसी बात को स्वयं कल्पना कर ली है तो वो चाहेंगे ही ना मेरी कल्पना को लोग जाने, मैंने इस ग्रंथ में क्या नया दिखाया है उसको लोग जाने। नॉर्मली आप लोग तर्क लगा सकते हैं, हम लोग अगर पीएचडी करते हैं, कोई थीसिस लिखते हैं, कोई नई आर्टिकल लिखते हैं, उसमें हम कुछ नया लिख कर दिखाते हैं तभी वो अनुग्रहित होता है। कुछ नया नहीं बनाए तो उसे कौन पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। तो शूद्रक ने सोचा होगा कि ये तो मेरी और भास जी की कहानी एक ही है, तो इसमें कुछ कल्पना आगे जोड़ना होगा, कुछ नई बातें बतानी होगी। तो उन्होंने अपनी कल्पना छठी अंक से, हो सकता है कि पांचवी अंक के आधे हिस्से से जोड़ना शुरू कर दिया हो, और उसी कल्पना में उन्होंने छठवें अंक में जो मिट्टी की गाड़ी और सोने की गाड़ी की घटना वर्णित की है ना, वो अपनी खुद की कल्पना है उनकी, और इसी को वो बताने के लिए, इसी चीज को वो प्रस्तुत करने के लिए ग्रंथ का इस प्रकार से नामकरण किए होंगे, क्योंकि ग्रंथ की शुरुआत में ही वो बताना चाहते होंगे अपनी जो विशेष कल्पना है, अपनी जो विशेष प्रस्तुति है, उसकी झांकी देने के लिए शूद्रक ने ऐसा नामकरण किया होगा, ऐसा विद्वानों का अनुमान है। एक बार फिर से देख लीजिए, शूद्रक ने जो है पंचम अंक से आगे की कल्पना स्वयं किए हैं, ऐसा हमें पता चल गया। तो क्योंकि पंचम अंक के बाद छठे अंक से मिट्टी की गाड़ी वाली घटना आती है, तो हो सकता है कि कवि शूद्रक ने शुरुआत में ही अपनी कल्पना की छवि दिखाने की इच्छा से, अपनी कल्पना, स्वयं की कल्पना की छवि कवि दिखाना चाहते होंगे, तो इसी इच्छा से उन्होंने अपनी ही कल्पना के अनुसार, अपनी ही कल्पना प्रस्तुत विषय के अनुसार जो है प्रकरण का नामकरण रख दिया। मुख्य विषय का, उनकी कल्पना में सबसे मुख्य विषय, मुख्य बिंदु यही तो लगता है, हमने हर तरीके से विचार करके देख लिया। तो इसीलिए अपनी इस खास कल्पना को आरंभ में इसकी छवि दिखाने के लिए, आरंभ में इनकी छवि दिखाने के लिए उन्होंने ये कल्पना के अनुसार अपना नाम, इस घटना विशेष के अनुसार अपना नामकरण कल्पना कर लिया, और ये उचित प्रतीत होता है। अब एक ही प्रश्न हो सकता है कि शूद्रक ने जो नामकरण करते वक्त प्रकरण के लक्षणों का, नियम का उल्लंघन किया है, क्या ये सही है, ये कितना उचित है, इसे हम अभी यही आलोचना करेंगे, जुड़े रहिए। तो हम ऊपर देख चुके हैं कि प्रकरण के नामकरण नायक और नायिका के अनुसार होना चाहिए, देख लिए हैं, कल से तो देख ही रहे हैं। परंतु मृच्छकटिक के परिप्रेक्ष्य में ये घटना विशेष को महत्व दिया गया है, मृच्छकटिक के परिप्रेक्ष्य में घटना विशेष को महत्व दिया गया है। तो ऐसे में यहाँ अनुचित्य की शंका होती है। अनुचित्य अर्थात हमें लगता है कि ये नाम अनुचित है, ऐसा लग सकता है समालोचक को, हमें भी लग सकता है, पाठकों को भी लग सकता है। तो हाँ, बिल्कुल अनुचित्य की शंका हो सकती है, क्योंकि यहाँ नियमों का उल्लंघन किया गया है। फिर भी इसका सीधा समाधान ये है कि नाटक आदि जो उनके जो लक्षण बताए गए हैं ना,
वो लक्षण कैसे बताए गए हैं? पहले लक्षण जन्मे नहीं थे, पहले लक्षणों को लिखा नहीं गया है, पहले नाटक लिखे गए हैं, महाकाव्य लिखे गए हैं, कविताएँ लिखी गई है, खंडकाव्य लिखे गए हैं, पद्य गद्य रचे गए हैं और उनको देखकर ही नाट्यकार उनको देखकर ही लक्षण ग्रंथकार ने अपने-अपने ग्रंथों में उन्हीं के हिसाब से कुछ-कुछ लक्षण को प्रस्तुत किया है। जैसे कि हम किसी चीज़ को देख लेते हैं, मान लो एक पानी के बॉटल को देख लेते हैं, तो हमें अंदाज़ा लगता है कि पानी का बॉटल ऐसा होगा, पानी का बॉटल लंबा-सा होगा, गोल-सा होगा, उसमें एक कैप लगी होगी। ये सब हमें इसका स्वरूप पता चल जाता है। हमें कोई पानी का बॉटल बोलता है तो हमें बॉटल का एक स्वरूप हमारे अंदर उसकी स्वरूप बन जाती है और हम समझ लेते हैं। वैसे ही बाल्टी वगैरह कुछ भी बोल दें, कोई भी वस्तु की नाम बोल दें, हम अपने पुस्तक की नाम बोल दें कि पेन की नाम बोल दें। पेन बोले तो एक ऐसा मोटा-सा एक लेखनी जो है एक डंडे टाइप का होगा, उसमें रिफ़िल होगी या स्याही होगा, उससे हम लिखेंगे। इस तरह की एक आकृति हमारे अंदर बन जाती है क्योंकि हमने देखा है और उसके लक्षण को जानते हैं। ये पेन के तो लक्षण है, उसमें एक कैप लगे होंगे, उसके अंदर रिफ़िल होगी, वो लिखने से चलता होगा, उसको पेपर में चलाए तो चलता होगा, वगैरह-वगैरह। ये तो इसके लक्षण है ना। जैसे इन्हीं लक्षणों से हम किसी वस्तु को पहचान लेते हैं, उसी तरह पहले नाटक हो, चाहे महाकाव्य हो, काव्य हो, अन्य रूपक हो, ये सब पहले लिखे गए हैं और बाद में उन्हें देखकर समीक्षा करके लक्षण ग्रंथकारों ने उनका लक्षण बनाया है। तो इसी दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि ये बात गौर करने वाली है कि नाटक आदि के जो लक्षण बने हैं वे कवियों की रचनाओं को देखकर ही बनाए गए हैं। तो संभव है कि मृच्छकटिक की और लक्षणकारों की दृष्टि गई नहीं होगी। यानी कि जब लक्षण ग्रंथकार, दशरूपककार, नाट्यशास्त्रकार हो या फिर नाट्यशास्त्रकार हो या फिर हमारे साहित्य दर्पणकार ने तो फिर भी इतना सारा जो है ये कर दिया है, इतने सारे जो प्रकरण के लक्षण बताए हैं वो तो घटित हो रहा है, किंतु जिन लक्षण ग्रंथकारों की लक्षण बिल्कुल मृच्छकटिक में ज़्यादातर घटित नहीं होती है, जैसे नाट्यशास्त्र और दशरूपक में हो, इन सब ग्रंथकर्ताओं का दृष्टि हो सकता है कि मृच्छकटिक की ओर गया ना हो, वो लोग मृच्छकटिक के संस्पर्श में आए नहीं हो, है ना। तो उदाहरण के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि धनंजय दशरूपकार हो सकता है वो मृच्छकटिक पढ़े भी होंगे, लेकिन उदाहरण के लिए बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा विद्वान तर्क दे रहे हैं कि हो सकता है जिन लक्षण ग्रंथों के नियम का उल्लंघन मृच्छकटिक में किया गया है, उन्होंने मृच्छकटिक के संस्पर्श में वो आए नहीं हो या मृच्छकटिक को वो पढ़े नहीं हो, मृच्छकटिक की ओर उनकी दृष्टि गई नहीं हो और इसी वजह से ऐसे लक्षण वो लोग दिए हैं जो मृच्छकटिक में घटित नहीं होता है। और इसी दृष्टि से विचार करें तो हमें मृच्छकटिक का नाम उचित लगता है। अगर वो लोग नहीं देखे तो क्या हुआ, लेकिन मृच्छकटिक का नाम फिर भी उचित होगा। उनकी लक्षणों में वर्णित नहीं है तो क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने तो वो हो सकता है वो ग्रंथ के संस्पर्श में आए नहीं होंगे। फिर भी इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि मृच्छकटिक का नाम सही है। और इसी तरह दूसरी एक तर्क है कि शायद नायक नायिका के नाम से अगर नामकरण होता तो श्रोता तथा अध्येता में ग्रंथ के लिए अधिक उत्कंठा जागृत नहीं होती। हम आगे भी चर्चा कर चुके हैं कि उत्कंठा की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका ग्रंथ रचना और उसके नामकरण आदि से जुड़ी हुई है। तो इसमें यह तर्क दिया जा रहा है कि अगर नायक नायिका के नाम से ग्रंथ का नाम किया जाता तो हो सकता है कि उतनी उत्कंठा जागृत नहीं होती। क्यों? क्योंकि पहले ही चारुदत्त नाटक प्रसिद्ध था। चारुदत्त जो भास्कर नाटक, जिसका उदाहरण, जिसकी आलोचना, जिसके बारे में कुछ थोड़ा सा डिस्कशन हम ऊपर कर चुके हैं, वही चारुदत्त नाटक की बात बोल रहे हैं। चारुदत्त नाटक की बारे में हमने जाना है कि चारुदत्त और मृच्छकटिक के विषय वस्तु समान ही हैं और
चारुदत्त के जो चारों अंक प्राप्त हैं वो संपूर्ण मृच्छकटिक के चौथे अंक तक भी समान दिखते हैं, और पांचवा अंक को अप्राप्त मानते भी हैं, तो उसका अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है मृच्छकटिक के पंचम अंक के साथ समान होगा। तो ऐसे में एक कहानी एक जैसी हो जाती है। तो अगर फिर वही चारुदत्त और वसंत सेना के नाम पर मृच्छकटिक का नाम रख देते तो वो ग्रंथ कैसे प्रसिद्ध होता। लोग तो सोचते हम तो चारुदत्त को भास के नाटक में पढ़ चुके हैं, अब हम इसको यहाँ क्या पढ़ेंगे, हम इसको इस मृच्छकटिक में पढ़ के फिर क्या करेंगे। अगर वो बसंत सेना या चारुदत्त के नाम पर अगर उसका नाम हो जाता, अरे तो चारुदत्त को वहाँ पढ़ लिए, फिर चारुदत्त को यहाँ पढ़ेंगे क्यों। तो इसीलिए लोगों में उत्कंठा कम जागृत होती है ना, कम जागृत होती। अतः मृच्छकटिक नाम ये सर्वाधिक उचित प्रतीत होता है। यद्यपि ये प्रकरण नियमों के खिलाफ जाकर नामकरण किया गया है, और इस नामकरण को फिर भी उचित माना जा सकता है इन सभी दृष्टिकोण से, क्योंकि एक तरह से सही लगता है। हो सकता हो ऊपर जो तर्क दिया गया हो सकता हो ऐसा हुआ हो कि लक्षण ग्रंथकारों की दृष्टि मृच्छकटिक में सही से पढ़ी नहीं हो, यानी कि मृच्छकटिक का अगर पढ़ी भी हो तो वो लोग गहन अध्ययन नहीं किए हुए हों। मृच्छकटिक के प्रकरण हो सकता है ऐसा उनको पता भी ना लगा हो, इसी वजह से ये इस तरह का जो है अपवाद हमें दिखाई देता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जो भी बने रहे हैं उनका दिल से धन्यवाद। अब हम आपको अलविदा कह रहे हैं, और फिर आएंगे एक कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभ रात्रि, प्रणाम, सादर नमन।